मैं राम कुमार देवांगन, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम बीए पार्ट 2 के अंतर्गत संसाधन भूगोल में संसाधन का अर्थ, परिभाषा और उपागम का अध्ययन करेंगे। संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल के अर्थ तथा स्वरूप को स्पष्ट करने के पूर्व संसाधन का अर्थ जानना आवश्यक है। संसाधन का अर्थ। संसाधन शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार संसाधन का अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स दो शब्दों री प्लस सोर्स से मिलकर बना है। री का आशय दीर्घ अवधि से है तथा सोर्स का अर्थ साधन है। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं। समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन भूगोल की परिभाषा: संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। इसके बाद मैकडॉनल महोदय ने संसाधन की परिभाषा इस प्रकार दी है: प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा संसाधन की परिभाषाएं दी गई हैं। कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन होता है जबकि उसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कार्य सिद्ध करने अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो। इस दृष्टि से स्वयं मानव एक संसाधन है एवं समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। मानव उपयोग में प्रयुक्त होने वाले तत्व मिट्टी, भूमि, वनस्पति, जंतु, जल, खनिज आदि सभी को संसाधन कहा जा सकता है। संसाधन एवं भूगोल के अर्थ समझ लेने के बाद संसाधन भूगोल की सामान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि यह पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानीय वितरणों तथा उपयोग प्रतिरूपों व कारकों का विज्ञान है। इसके अंतर्गत मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग तथा संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु के समुचित उपयोग के ज्ञान से ही वह संसाधन बनता है। उदाहरण: कोयला व खनिज तेल तो करोड़ों वर्ष से भूमि के नीचे मौजूद थे, किंतु पेट्रोलियम के उपयोग तथा उसके निकालने की प्रौद्योगिकी के विकास से ही पेट्रोल संसाधन के महत्व का पता चला। मनुष्य अपने ज्ञान से ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतएव संसाधन भूगोल शाखा का विकास
मानव कल्याण के लिए किया गया। अब संसाधन भूगोल तथा आर्थिक भूगोल में अंतर। आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के समान विषय वस्तु को देखकर कभी पाठकों को भ्रम हो जाता है तथा दोनों को अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। यह सत्य है कि दोनों के बीच कोई कठोर विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। उदाहरण, शक्ति संसाधनों के रूप में कोयला का अध्ययन संसाधन तथा आर्थिक भूगोल दोनों में ही किया जाता है, किंतु संसाधन भूगोल में कोयले के उत्पादन तथा विभिन्न उपयोगों का अध्ययन अपेक्षित है, जबकि कोयले के प्रयोगों से प्राप्त उपयोगिता एवं उसमें विनिर्मित उपयोग पदार्थों का मानव वर्गों के बीच वितरण तथा विनिमय आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। इससे स्पष्ट है कि संसाधन भूगोल वास्तव में आर्थिक भूगोल का एक पक्ष मात्र है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से कहीं अधिक विस्तृत है। संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम। संसाधन भूगोल के अध्ययन के निम्नलिखित विधियां या उपागम हैं। पहला, क्रमबद्ध अध्ययन और दूसरा प्रादेशिक अध्ययन, जिसकी दो विधियां रूपात्मक प्रादेशिक फॉर्मल रीजनल, दूसरा कर्मोपलक्षी प्रादेशिक या फंक्शनल रीजनल है। क्रमबद्ध अध्ययन क्रमबद्ध प्राणी को प्रकरण विधि या प्रकरण उपागम भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक संसाधन का अलग अलग प्रकरणों के अध्यायों में वर्णन किया जाता है। उदाहरणार्थ, खनिज संसाधनों का अध्ययन लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि के प्रकरणों में शक्ति संसाधनों का कोयला, जल विद्युत शक्ति, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम के प्रकरणों में किया जाता है। इसमें संसार के विभिन्न क्षेत्रों में इन खनिजों के उत्पादन तथा उनके उपयोग का, अर्थात विभिन्न निर्माण उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, जल पोत निर्माण, जलवायु निर्माण, मशीनरी, औजारों, यंत्रों के निर्माण उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। संसार के विभिन्न राजनीतिक देशों की सीमाओं के अंदर संसाधनों के उत्पादन एवं उपयोगों का अध्ययन क्रमबद्ध अथवा प्रादेशिक दोनों ही विधियों के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, प्रादेशिक अध्ययन। इस उपागम के अंतर्गत प्रदेश को अध्ययन की एक ऐसी इकाई माना जाता है। किसी भी एक प्रदेश के सभी संसाधनों का वर्णन, जैसे उस प्रदेश में खनिज व शक्ति संसाधनों, जैविक संसाधनों व शस्य फसलों, जल संसाधनों के मानवीय उपयोग, मानव संसाधन अथवा जनसंख्या एवं उसकी विशेषताओं, निर्माण उद्योगों आदि का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इस विधि में प्रत्येक प्रदेश के व्यक्तित्व को प्रधानता दी जाती है। प्रादेशिक भूगोल की दो विधियाँ। पहला, रूपात्मक प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा कर्मोपलक्षी या कर्मोपलक्षी प्रादेशिक अध्ययन। इस विधि के अंतर्गत ऐसे समस्त भूभाग को एक इकाई या एक प्रदेश माना जाता है, जिसके अंतर्गत
जिसके समस्त क्षेत्रफल में किसी प्रादेशिक लक्षण की समानता हो, जैसे समस्त गंगा डेल्टा में उष्ण आर्द्र जलवायु, अधिक वर्षा एवं काप मिट्टी की समानता है। अतः समस्त गंगा डेल्टा को एक प्रदेश मानकर उसके संसाधन भूगोल, जैसे शक्ति संसाधनों में कोयले के उत्पादन, खनिजों में मैग्नीज व चूना पत्थर के उत्पादन एवं उपयोग, वन संसाधन, मृदा संसाधन में चावल व जूट का उत्पादन, जनसंख्या के बृहद संकेंद्रण तथा निर्माण उद्योगों एवं परिवहन के रूप में संसाधन उपयोग आदि का वर्णन विविध अध्यायों में किया जाता है। इसी प्रकार समान प्राकृतिक लक्षणों वाले प्रदेशों को अलग अलग क्षेत्रों मानकर उनमें से प्रत्येक प्रदेश के संसाधनों का वर्णन संबद्ध रूप में कर दिया जाता है। दूसरा, कर्मोपलक्षी प्रादेशिक अध्ययन। इस विधि के द्वारा ऐसे भूभागों का एक प्रदेश माना जाता है जिनके समस्त क्षेत्र में एक जैसा संसाधन एवं एक जैसा संसाधन उपयोग मिलता है। जैसे निर्माण उद्योग प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका का झील प्रदेश, रूस का साइबेरिया प्रदेश, फ्रांस का लारेन प्रदेश, जर्मनी का रूहर प्रदेश, इस्पात और मशीनों के निर्माण के प्रदेश या कृषि प्रदेश, भूमध्य सागर के समवर्ती प्रदेश, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में केप प्रांत और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी न्यूजीलैंड भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस संसाधन का उपागम के रूप में अध्ययन कर सकते हैं।